कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग कंपनी लॉ का चैप्टर फर्स्ट, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख के आइए, देन इस वीडियो पे जंप कीजिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूँ आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे रिगर्स नॉलेज राइडर। दोस्तों आज हम लोग लिफ्टिंग और पियर्सिंग, ये जो टॉपिक है इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लोग लिफ्टिंग और पियर्सिंग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आपने जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक फीचर बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कंपनी का, वो था सेपरेट एंटिटी। तो मैंने बताया था कि कंपनी और कंपनी का मेंबर जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। यानी कि जो मेंबर्स हैं और जो कंपनी है, इस कंपनी के मतलब मेंबर्स और कंपनी, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि भाई जो सेपरेट एंटिटी है, यानी कि जो टॉपिक है आपका सेपरेट एंटिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। मतलब कि वो मेंबर जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं उनसे अलग पहचान होगी कंपनी की, यानी कंपनी अलग होगा और कंपनी का पहचान कंपनी अलग होगा, और कंपनी का जो ऑनर है यानी कंपनी का जो मालिक है, कंपनी के जो सदस्य हैं वो अलग होंगे, ठीक है। यानी कंपनी और कंपनी का मालिक या कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग अलग होंगे। दोनों का कोई एक दूसरे से लेना देना रहेगा, बट उनकी पहचान अलग होगी। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। कौन? कंपनी। और जो कंपनी का ऑनर होता है या कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली आपके नेचुरल पर्सन होते हैं, ठीक है। इनका भी कॉमन सील होता है, आपको पता है, सिग्नेचर इनका भी होता है। केवल अंतर इस बात की होती है, राइट्स भी होते हैं, ऑब्लिगेशंस भी होते हैं कंपनी के। ये भी मैंने आपको बताया था कि पर्सन की तरह इसका ऑब्लिगेशंस भी होता है, राइट भी होता है। किसका? कंपनी का। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि नॉट इट इज क्रिएटेड बाय नेचुरल पर्सन, नॉट अ नेचुरल पर्सन। यानी कि नेचुरल पर्सन द्वारा क्रिएट किया जाता है, नेचुरल पर्सन नहीं होता है। मैंने बहुत सारी आपको बात बताई थी। मैंने आपको यही बताया था कि इसका क्रिएशन लॉ द्वारा किया जाता है, और इसका एंड भी, अगर क्रिएशन लॉ ने किया है तो इसका एंड भी लॉ ही करेगा। यानी कि शुरुआत अगर लॉ ने किया है तो अंत भी लॉ ही करेगा। साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट में एक टॉपिक बताया था, लिमिटेड लाइबिलिटी। उस कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने उतना फोकस नहीं किया था, बट ध्यान दीजिएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है सिंपली ये बोलता है कि जो नॉमिनल वैल्यू है उस नॉमिनल वैल्यू तक ही सारी बातें सीमित रहेंगी। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी इन प्रीवियस वीडियो। जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स का टू द मेंबर्स, वहीं तक वो लिमिटेड रहता है, इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही कहता है सिंपली आपका। अब ध्यान दीजिएगा, लिफ्टिंग और पियर्सिंग, ये टॉपिक बड़ा ही कितने लोगों को समझ नहीं आता है, और बहुत ज्यादा ये टॉपिक क्या कहें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे, बट अगर आपको समझ है तो आप उस चीज को समझ सकते हैं। तो जो आपका लिफ्टिंग या फिर पियर्सिंग है, लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? लिफ्ट करना, किसी चीज को उठाना। और पियर्सिंग का मतलब होता है काटना। मतलब एक ही है, पर्दा हटाना। अब तुम काट के हटाओ या हाथ से हटाओ, तुम्हारे ऊपर है। लिफ्टिंग और पियर्सिंग यही बोलता है। लिफ्टिंग और पियर्सिंग सिंपली आपका एक बात बोलता है, या यूं कहें तो लिफ्टिंग और पियर्सिंग एक तरीका है इस फीचर को गलत साबित करने का। कौन सा फीचर? सेपरेट एंटिटी। यानी कि लिफ्टिंग और पियर्सिंग इज बेसिकली अ लिमिटेशन ऑफ सेपरेट एंटिटी। ये सेपरेट एंटिटी का एक तरह का कमी है, जो कहा जाता है कमी है उसका, दैट इज योर लिफ्टिंग और पियर्सिंग। अब ध्यान दीजिएगा, ऑनर और ऑनर की कंपनी, मैंने आपको यही बताया कि इनकी पहचान, दोनों की पहचान अलग अलग होती है। यानी कि ऑनर अलग होता है और ऑनर का कंपनी जो है वो अलग होता है। यहाँ पे मैंने ऑनर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इन तीनों लोगों से, और कंपनी को यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है। और इनके बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये कॉर्पोरेट विल है। विल का मतलब क्या होता है? विल का बेसिकली मतलब होता है पर्दा, ठीक है। विल का बेसिकली मतलब होता है पर्दा, और ये कानूनी नहीं, या फिर यूं कहें तो कॉर्पोरेट विल है। कॉर्पोरेट विल मतलब कि भाई ये कंपनी और ऑनर, कंपनी का ऑनर, इन दोनों के बीच में ये लगा हुआ एक पर्दा है, जो कि हमने बनाया है, आप समझ सकते हैं। अब होता क्या है कि ऑनर, कुछ कंपनी के ऑनर्स टैक्सेस से बचने के लिए, यानी कि इवेड टैक्सेस से बचने के लिए या फिर फ्रॉड करने के लिए इस फीचर का, मतलब सेपरेट एंटिटी फीचर का क्या करते हैं? यूज करते हैं।
सेपरेट एंटिटी फीचर क्या करते हैं, यूज करते हैं और टैक्सेस से बचते हैं। जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, इनकम टैक्स, इन सब से बचने के लिए किसका यूज करते हैं, सेपरेट एंटिटी का। अब ध्यान दीजिएगा, इस टैक्सेस से जब बचने की बारी आती है तो कोर्ट, जैसे कि ऐसे नॉर्मल केसेस में अगर टैक्सेस से बचना नहीं है, फिर फ्रॉड नहीं करना है, तो नॉर्मल केसेस में जो कोर्ट है वो ऑनर को नहीं देखती है, कंपनी को देखती है। मतलब ये जो कोर्ट है ये किसको देखती है, कंपनी को देखती है, ना कि ऑनर को, इन द नॉर्मल केसेस, नॉट इन द फ्रॉड केसेस और इन द केसेस ऑफ इवेडिंग टैक्सेस, सॉरी। तो इन केसेस में आपका कोर्ट जो है वो कंपनी को देखता है। मतलब नॉर्मल केस में जब फ्रॉड वगैरह इवेड टैक्सेस नहीं होता है तो केस में कंपनी को देखता है, ना कि कंपनी के ऑनर को। लेकिन जब कोर्ट को ये बात पता चलती है कि यहाँ पे जो ऑनर है वो टैक्सेस से बचने का प्रयास कर रहा है या फिर फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है, देन इन दैट केस कोर्ट क्या कर देती है, पियर्स कर देती है। कोर्ट जो है वो पर्दा जो है किसके बीच का, इन दोनों के बीच का काट देती है, यानी कि पियर्स कर देती है। एंड दैट विल बी योर लिफ्टिंग और पियर्सिंग। और यही कहलाता है आपका लिफ्टिंग और पियर्सिंग, कि व्हेन द ऑनर ऑफ अ कंपनी विद द मोटिव ऑफ evading taxes and fraud, with the motive of evading taxes and fraud, in that case the court will pierce the corporate will between owner and company, and that the process done by court is called lifting or piercing। और यही प्रोसेस जो कि कोर्ट द्वारा किया जाता है ये कहलाता है लिफ्टिंग और पियर्सिंग। यानी कि ये लिफ्टिंग और पियर्सिंग किसके द्वारा किया जाता है, कोर्ट के द्वारा, यानी कि बाय कोर्ट के द्वारा ये किया जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके केसेस के बारे में। कुछ इसके लिफ्टिंग और पियर्सिंग के केसेस हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों उस पर डिस्कस करते हैं। सब केस क्या था, दो केसेस होते हैं इसमें। एक होता है केसेस फॉलिंग अंडर जुडिशियल डिसीजंस, और एक होता है केस आपका केसेस फॉलिंग अंडर एक्सप्रेस स्टेटूटरी रिजर्व। स्टेटूटरी रिजर्व करने का मतलब है उस पर पहले से जजमेंट ले लिया गया है और उसके कुछ केसेस, उसके कुछ लॉज हैं जिसके हिसाब से चला जाता है, ठीक है। उससे पहले से जुडिशियल डिसीजन ले लिया गया है, उस पर कोई डिसीजन नहीं लेना हो, जुडिशियल डिसीजन नहीं लिया गया है, बेसिकली वो लॉ उस पर बना दिया गया है, उस पर नियम कानून बना दिया गया है। वो स्टेटूटरी क्या है, कंपलसरी है। स्टेटूटरी मींस व्हाट, स्टेटूटरी वो कंपलसरी है, लॉ द्वारा बनाया गया है, या फिर उसमें कुछ लॉज हैं जिस लॉ के हिसाब से, जिस रूल्स के हिसाब से आपको चलना है। ये सारी चीजें आपको उसमें क्या कर दी गई हैं, पहले से ही बता दी गई है, मेंशन है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन जुडिशियल डिसीजन केस में क्या होता है कि इसमें जज जो है वो क्या लेता है, डिसीजन लेता है, जजमेंट लेता है और उस जजमेंट के हिसाब से चला जाता है। तो केसेस फॉलिंग अंडर जुडिशियल डिसीजन, पहला आपका आता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का प्रोटेक्शन। देखिए जब भी कभी ऑनर रेवेन्यू का प्रोटेक्शन करता है तो उस दौरान जो जज है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो देखता है कि भाई अगर ये रेवेन्यू का प्रोटेक्शन कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तो पहला आपका है कि एक केस है जिस केस में आपका एक कंपनी का ऑनर है, बेसिकली करता क्या है, और इस केस के बारे में आपको बताऊं तो इस केस को कहा जाता है सर दिनसो मानिक जी पिटीशन। इसमें हुआ क्या कि जो सर दिनसो थे, इन्होंने 4 कंपनीज क्या किए, इनकॉर्पोरेट किए, 4 कंपनीज बनवाए या बनाए, इन चारों कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन किया। इन चारों कंपनीज में खास बात ये थी कि इसमें ना किसी भी तरह का बिजनेस होता था और ना ही कोई कैपिटल था इस कंपनी का, केवल इन्वेस्टमेंट किया करता था। और कौन करता था, मिस्टर एक्स करते थे, यानी कि दिनसो। सर दिनसो को मैंने यहाँ पे मिस्टर एक्स के नाम से रखा है। अब ये जो भी इन्वेस्टमेंट होता था तो इससे क्या मिलता था, डिविडेंड और इंटरेस्ट। अब ये डिविडेंड और इंटरेस्ट क्या मिस्टर एक्स डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में ही लेते थे, जी नहीं। ये डिविडेंड और इंटरेस्ट मिस्टर एक्स डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में नहीं बल्कि लोन के फॉर्म में लिया करते थे। अब इस लोन से क्या होता था, तो इस लोन से इनका फायदा ये होता था कि इससे इनको टैक्स से बच जाते थे और रेवेन्यू का प्रोटेक्शन हो जाता था, रेवेन्यू प्रोटेक्ट हो जाता था और आपका क्या हो जाता था, टैक्सेस भी नहीं देना होता था। अब इस लोन की खास बात ये थी, या जज ने इस पॉइंट को नोट किया कि मिस्टर एक्स तो इसका रिपेमेंट ही नहीं कर रहे हैं इस लोन का। और जब कहा गया कि ये
जो इन्होंने डिविडेंड और इंटरेस्ट कमाया है कंपनी ने, उसका पेमेंट आप करो, उस पर जो टैक्स है उस टैक्स को पे करो। तो मिस्टर एक्स ने क्या कहा कि मैं टैक्स को क्यों पे करूं? कंपनी और कंपनी का ऑनर ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, यानी सेपरेट एंटिटी का इन्होंने यूज किया। सेपरेट एंटिटी के आड़ में इन्होंने टैक्सेस से बचने का प्रयास किया। तो इस पर जज ने क्या कहा कि अगर आपका मोटिव टैक्सेस से बचना है या फिर फ्रॉड करना है, तो इन दैट केस सेपरेट लीगल एंटिटी आपके काम नहीं आएगी, या सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई मतलब नहीं है इन दैट केस। ठीक है, ये बात बोला जज। आफ्टर दैट जब ये हुआ तो इन्होंने क्या कहा जज ने कि चलिए मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि आपका ये जो एंटिटी है, आपने कहा कि हाँ कंपनी का ऑनर अलग अलग एंटिटी है, मैं मान लेता हूं, लेकिन ये कौन सा लोन है जो किसका आपका रिपेमेंट ही नहीं कर रहे हो? यहां देख रहे हैं ध्यान से, रिपेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये कैसा आपका लोन है जिसका रिपेमेंट ही नहीं कर रहे हो आप? भाई आपने कहा कि लीगल एंटिटी अलग अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी का ऑनर अलग अलग है, तो आप लोन का रिपेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो जो कि आपने चारों कंपनी से लिया है? और यहीं से बात प्रूफ होता है कि ये लोन नहीं, एक्चुअल में क्या था? डिविडेंड और इंटरेस्ट, यानी कि लोन के आड़ में ये डिविडेंड और इंटरेस्ट लिया करते थे इन चारों कंपनी से, इसलिए कि क्या हो जाता था, इनका टैक्सेस भी बच जाता था, टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था, और साथ साथ इनकम भी हो जाता था रेवेन्यू का। इसी के साथ साथ क्या हो जाता था? प्रोटेक्शन भी हो जाता था। बात समझ में आई? ठीक है, अब अगली बात हम लोग करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के बाद इसके नेक्स्ट केस के बारे में। और जो आपका नेक्स्ट केस है वो बेसिकली क्या है आपका? वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। चलिए इसमें अब बात करते हैं। सो दोस्तों इस केस में मतलब प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट के केस में हुआ क्या कि यहाँ पे फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट को रोकने के लिए, यानी कि पहला तो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा था फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट से बचने के लिए, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट को बचाने के लिए या रोकने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए। तो इसमें केस आया गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी का, जिसके एमडी थे या जिसके एमडी बनाया गया जिसको, वो थे हॉर्न। अभी जो हॉर्न थे इन पर एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया, क्योंकि कंपनी का एक रूल था कि हर एक एम्प्लॉय जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है अपने एम्प्लॉयर के साथ, मतलब जो कि उसको एम्प्लॉयमेंट दिया है उसके साथ, वो तब एंटर करेगा जब वो इस बात पर कंफर्मेशन देगा कि वो सोलिसाइट नहीं करेगा कस्टमर्स को एम्प्लॉयर के आफ्टर लिविंग, मतलब एम्प्लॉयर के जो ग्राहक है उनको सोलिसाइट नहीं करेगा किसके रिगार्डिंग? अपने अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में। ये नहीं कि भाई अब मैं भी जा रहा हूं तो अपने साथ अपने कस्टमर्स को लेते चला जाऊं, ठीक है, ये रूल नहीं है। ये नहीं कि आप आए और कस्टमर्स को सोलिसाइट करने लगे, कस्टमर्स को अपने साथ लेके जाने लगे, ठीक है, अपने गुडविल की वजह से, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस बात पर इनका सहमति था हॉर्न भाई साहब का, इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो ये रूल भी था गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी का। अब आगे क्या हुआ इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सो हॉर्न जो भाई साहब थे, इन्होंने कंपनी एक इनकॉर्पोरेट कराया, मतलब छोड़ दिया जॉब और सीधे कंपनी इनकॉर्पोरेट कराया जिसका नाम था हॉर्न एंड कंपनी लिमिटेड। और इसमें इन्होंने कस्टमर्स को क्या किया? सोलिसाइट किया, यानी कि इन्होंने एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज भी किया, और साथ ही साथ कंपनी का जो रूल था कि आपको सोलिसाइट नहीं करना है कस्टमर्स को, इसको भी इन्होंने ब्रेक डाउन किया। इस पर कंपनी ने केस कर दिया। अब जब जजमेंट आया तो उस दौरान हॉर्न भाई साहब ने कहा कि देखिए जनाब, बात ये है दरअसल में कि मैंने रूल नहीं तोड़ा, रूल मैंने नहीं तोड़ा, उसने तोड़ा है जो कि इसमें एंटर ही नहीं किया है। और जब एंटर नहीं किया है तो उसके लिए रूल क्या है? तो कंपनी ने ये काम किया है, ना कि मैंने। तो इस वजह से आप मुझ पर केस नहीं कर सकते हो, कंपनी पे केस करो, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता है कि कंपनी और कंपनी का ऑनर ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी सेपरेट लीगल एंटिटी क्या किया? मिसयूज किया, जिसके रिगार्डिंग कोर्ट का जजमेंट भी आया। उस जजमेंट को ध्यान से जरा सुनिएगा और समझिएगा, और साथ साथ मन करे तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जजमेंट ये आया कि कोर्ट ने कहा कि अगर फॉर्मेशन किसी कंपनी का लीगल ऑब्लिगेशन से बचना है या फिर
जो कि लीगल ऑब्लिगेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट से आया है कि भाई ये आपको फॉलो करना है, अगर उस लीगल ऑब्लिगेशन से बचना किसी कंपनी का उद्देश्य है, पर्पस है, विच वॉज नॉट परमिसेबल, जो कि परमिसेबल नहीं है। ठीक है, तो जजमेंट यही आया कि आप इस केस में पर ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। यानी कि इस केस में भी क्या किया जज ने या कोर्ट ने, क्या किया, पर्दा काटा या पर्दा लिफ्ट किया, विल लिफ्ट किया और कंपनी और कंपनी के ऑनर दोनों को एक समझा। ठीक है, तो कंपनी और कंपनी का ऑनर दोनों एक तब समझा जाएगा जब केस फ्रॉड का होगा, जब केस टैक्सेस से बचने का होगा, जब केस किसी लीगल ऑब्लिगेशन से बचने का होगा। इन दैट केस ओनली द कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड और पियर्स बाय द कोर्ट। तो ये आप समझिए कि भाई कोर्ट जो है, इन्होंने बोला कि पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाज टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विच वाज नॉट परमिसेबल, जो कि परमिसेबल नहीं था। तो इन दैट केस आपका या फिर आप कस्टमर्स को सोलिसाइट नहीं करोगे भाई, क्योंकि कंपनी का रूल था और कंपनी का ऑनर एक माना जाएगा। इन दैट केस, इन विच केस द कंपनीज मेन पर्पज इज टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशंस। ओके, गॉट इट। ये आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और ये जितने भी नोट मैं आपको करा रहा हूं आपको इसे नोट डाउन कर लेना होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लिए, एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इसी पॉइंट के दूसरे केस के बारे में। ठीक है, चलिए। सो दोस्तों, ये जो केस था वो बेसिकली था जॉन्स वर्सेस लिपमैन। दो लोग थे, एक थे मिस्टर एल, जिसको मैंने लिपमैन के नाम से दिखलाया है, और दूसरा है मिस्टर जे, यानी कि मिस्टर जॉन्स। अब हुआ क्या कि जो मिस्टर लिपमैन थे, या जो लिपमैन है, ये एग्रीड होता है लैंड सेल करने के लिए, किसे, मिस्टर जे को, यानी कि जॉन्स को। अब होता क्या है कि मिस्टर एल यानी कि लिपमैन का माइंड चेंज हो जाता है, और ये मिस्टर जे को लैंड सोल्ड नहीं करता है। ठीक है, आफ्टर दैट मिस्टर लिपमैन जो है वो एक कंपनी बनाता है, कंपनी बना के इनकॉर्पोरेट करके उसको लैंड बेच देता है। ठीक है, यानी कि अब लैंड किसको बेचे भाई, तो खुद ही पास रखने के लिए क्या कर देता है, कंपनी में ही अपने एक कंपनी बनाता है, उस कंपनी को क्या करता है, लैंड इनकॉर्पोरेट कर देता है। लैंड इनकॉर्पोरेट नहीं करता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, और लैंड उसको क्या कर देता है, बेच देता है। अब ऐसे में जब ये बात मिस्टर जॉन्स को पता चलती है, तो मिस्टर जॉन्स मिस्टर लिपमैन के अगेंस्ट केस कर देते हैं कि पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया था, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएंगे, इन्होंने तो मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, इम्प्रॉपर कंडक्ट किया मेरे साथ। तो इस केस में जजमेंट आया कोर्ट का, और मिस्टर लिपमैन का भी वही कथन था भाई कि कंपनी मैंने बनाया है, तो ऑनर और ऑनर की कंपनी जो है वो अलग अलग एंटिटीज हैं, तो मेरे पे केस ना कर कंपनी पे केस कीजिए। ओके, तो मैंने कंपनी को लैंड बेचा है, तो लैंड अगर मैंने कंपनी को बेचा है तो इट मीन्स, और या ये बोलता है कि कंपनी का वो लैंड हुआ, ऑनरशिप कंपनी के पास गई उस लैंड की, तो मेरे पे क्यों केस कर रहे हैं, केस कंपनी पे कीजिए, क्योंकि कंपनी और कंपनी का ऑनर ये दोनों अलग अलग एंटिटीज होती हैं। तो इस केस में जजमेंट ये आया कि अगर जज ने ये बोला कि कंपनी जो है वो क्रिएचर है मिस्टर लिपमैन का, और ये केवल एक तरह का मास्क पहना है, या इन्होंने इस कंपनी को एज अ मास्क यूज किया है बचने के लिए। सो बात ये हुई अंत में कि लिपमैन को एट लास्ट क्या करना पड़ा, जो लैंड है उसे जॉन्स को बेचना ही पड़ा, यानी कि कंपनी को, या फिर यूं कहें तो उन्हें कंप्लीट किया उस एग्रीमेंट को। किस एग्रीमेंट को, लैंड बेचने के एग्रीमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से ये केस हुआ, जिससे कि लिपमैन जो है वो केस हार जाता है, जॉन्स जीत जाता है, और साथ ही साथ जॉन्स और लिपमैन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और लिपमैन भाई साहब जो है वो जॉन्स भाई साहब को लैंड बेचते भी हैं। ठीक है, तो ये केस था बेसिकली। जजमेंट ये आया था, कंपनी वाज द क्रिएचर ऑफ मिस्टर लिपमैन एंड अ मास्क टू अवॉइड रिकॉग्निशन एंड दैट इन द आईज ऑफ द लॉ, सो मिस्टर लिपमैन मस्ट कंप्लीट द एग्रीमेंट। सो ये दो केसेस आपको मैंने बताएं। पहले मैंने बताया आपको केसेस अंडर फॉलोइंग डिसीजंस में आपका प्रिवेंशन ऑफ रेवेन्यू, और दूसरा बताया प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट। आने वाले अगले वीडियोस में हम लोग इनके जो बाकी के केसेस हैं उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर, विल गेट नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को टीम की तरफ से धन्यवाद।